हाँ भाई ध्यान दीजिए जरा। एक दो प्रॉब्लम ध्यान दीजिए कौन कौन सी हैं। एक तो 26, 27, 13, 15, 29 ये पूछी हैं। साथ में मैंने कहा था कुछ मुझे भी डिस्कस करनी है। पहले 13, 15 डिस्कस कर दूं। 13 में क्या कहा है ध्यान दीजिए। 2.13 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम की बात करते हैं जरा ध्यान देना क्या है इसमें। इसमें आपसे कहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ containing 6.56 into 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। देखो मास दे रखा है। मास दिया है 6.56 इंटू 10 की पावर 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम इथेन है और उसका प्रेशर 1 बार है। ये कहा। फिर आगे क्या कहता है। फिर कहता है इफ द सॉल्यूशन कंटेन दिस ग्राम व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। फिर कहता है सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशंस क्या कहता है। अगर मास कितना है भाई, मास है 5 इंटू 10 की पावर, मास है 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम और पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो एक बात सुनिए, देखिए यहाँ हेनरी लॉ काम करेगा लेकिन कौन सा फॉर्मूला। तो यहाँ आप देख सकते हैं मास और प्रेशर दिया है तो मास और प्रेशर वाला ही यूज कर सकते हैं और कोई आपके पास चांस नहीं। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। तो हम दो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन m1 p1, तो हम यहाँ क्या लिखें m1 के एच p1 ये होता है। ये इक्वेशन 1 है। ऐसे कंडीशन इसकी जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ये सेकंड कंडीशन मान ले m2 p2, तो क्या होगा। तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं m1 के एच p1 वैल्यू पुट कर लो ज़्यादा सही है। वैल्यू के साथ m1 है 6.56 10 की पावर -2 के एच p1 है 1 बार, इक्वेशन 1। फिर m2 के एच p2, m2 कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2 के एच 5 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के एच इंटू p2 हमें चाहिए। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 सोल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कीजिए। इक्वेशन 1 है 6.56 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के एच इंटू 1 अपॉन के एच इंटू p2। के एच कैंसिल हो गया, ये पावर कैंसिल होगी, p2 आ जाएगा डायरेक्ट 5 अपॉन 6.56, तो p2 आ जाएगा इतने बार। कितनी वैल्यू आएगी बार में आएगी 0.762 बार, ये वैल्यू 0.762 बार। तो एक थी ये प्रॉब्लम नंबर 13 एक बच्चे ने पूछी थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 15 2.15 2.15 में क्या है वो ध्यान से सुनिए। 2.15 इसको हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे 2.15 को, is an aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of this at normal boiling point। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर इतना प्रेशर है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हमें बताना है। कैसे करें प्रॉब्लम समझिए।
प्रॉब्लम सुनिए जरा। फॉर 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट solution. For 2% non-volatile solute solution, 2% non-volatile solute solution है, तो इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है, मास ऑफ सोलवेंट 98 ग्राम है। ये हमें दे रखा है। हमसे कहा मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 बताइए, जबकि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1.004 बार है। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, देखो एक मिनट सुनिए, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की क्या कंडीशन है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर आपको याद रखना है पी नोट कितना होता है। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पी नोट होता है 1 atm। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जब बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, तो उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो पी नोट 1 atm और 1 atm होता है 1.013 बार। तो पी नोट है, पी एस है, मोलर मास आपसे पूछा है, तो बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फ्रॉम रिलेटिव lowering in vapor pressure, from relative lowering in vapor pressure। अगर हम relative lowering in vapor pressure की बात करें, from relative lowering in vapor pressure क्या है? अगर relative lowering in vapor pressure की बात करें, P नोट माइनस पी एस अपॉन P नोट माइनस पी एस अपॉन P नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं जब आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा था उस टाइम आपसे कहा था अगर कभी भी आपसे क्या पूछा जाए, अगर कभी भी आपसे ये कहा जाए कि किसी भी प्रॉब्लम में कि मॉलिक्यूलर मास बताइए, आपको N2 अपॉन N1 लगाना है, याद रखना, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, कुछ और ना हो, मॉलिक्यूलर मास। तो ये N2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, W2 अपॉन M2, और N1 की जगह W1 इंटू M1। सारी वैल्यू है, कुछ नहीं। पी नोट कितना है भाई, पी नोट है 1.013, पी एस कितना है 1.004 अपॉन 1.013 इजिकल टू कितना है भाई, W2 टू M1 मोलर मास, M1 सोलवेंट का 18 वाटर है अपॉन M2 W198। इससे सोल्व कर लेना, M2 आ जाएगा डायरेक्ट। M2 कितना आएगा भाई, M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट आता है इससे, इस फॉर्मूले से 41.35 ग्राम पर मोल। ये आपको याद रखना है, मोलर मास ही आता है। नेक्स्ट कंडीशन, प्रॉब्लम नंबर, हाँ भाई 26, 27, प्रॉब्लम नंबर 26 और 27 सुन लो बजरा। प्रॉब्लम नंबर 26 देखो सिंपल फॉर्म थी, कुछ इतना टिपिकल नहीं है इसमें, क्या गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने करा। 26 और 27 इन दोनों को समझिए। प्रॉब्लम नंबर 2.26 सेकेंड चैप्टर की 26 प्रॉब्लम क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, यानी कि सॉल्यूशन दे रखी है। लेक वाटर सॉल्यूशन होता है, लेक वाटर प्योर वाटर नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटी आयंस वगैरह भी होते हैं। कितनी है 1.25 ग्राम पर ml, इतनी डेंसिटी। फिर आगे क्या कहता है, कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, मास ऑफ सोल्यूट है 92 ग्राम और मास ऑफ सोलवेंट है 1 किलोग्राम। उसने कहा 1 किलोग्राम वाटर में 92 ग्राम Na आयंस है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ Na आयंस। तो एक बात बताइए, मोलालिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयंस किसके इक्वल होगी, मोलालिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयंस मास अपॉन मोलर मास
इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये ग्राम। सारी टर्म्स हैं, क्या है देखो, मास ऑफ वाटर वो Na आयंस 92, W1 है 1 kg। क्या चाहिए आपको, M2। M2 कितना होगा Na का, मोलर मास ऑफ Na आपको पता है, देखो Na का 23 है और Na पॉजिटिव का भी 23, क्योंकि पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उससे मॉलिक्यूलर मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूलर मास रिमेन सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, ये कंडीशन हमें पता हो। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 23, ये आपको ध्यान देना। तो आप जरा आगे समझिए, 23, तो यहाँ 23 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मोल पर केजी, ये देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27 एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। क्या थी इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम, इसमें क्या है, इफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS दिस कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS। मैक्सिमम मोलारिटी का मतलब है सोल्युबिलिटी। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को करना चाहें तो बस एक लाइन लिखेंगे कि सपोज सोल्युबिलिटी और मोलारिटी एक ही होती है। सोल्युबिलिटी ऑफ CuS इन वाटर कितनी मान ले भाई, S मोल पर लीटर। अगर हमने सोल्युबिलिटी S मोल पर लीटर मान लिया, तो देखिए 11th में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, CuS सॉलिड है, जब वाटर में डिजोल्व करते हैं ये Cu2 पॉजिटिव एक्वस और H2 निगेटिव एक्वस में बदलता है। CuS Cu2 पॉजिटिव एक्वस और H2 निगेटिव एक्वस में बदलता है। और क्या कंडीशन आती है, CuS2 पॉजिटिव और H2 निगेटिव वाली कंडीशन इसमें आती है। अब इसमें ध्यान देना भाई जरा, इसकी सोल्युबिलिटी S मान लें तो ये भी S होगा, ये भी S होगा। अब कंडीशन S मोल, तो KSP किसके इक्वल था, आयनिक प्रोडक्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्योंकि सॉलिड है इसे छोड़ देंगे, सिर्फ आयंस को लिखेंगे, और KSP डायरेक्ट किसके इक्वल आया, S इंटू एस, इसकी सोल्युबिलिटी S, तो KSP डायरेक्ट इक्वल आ रहा है S स्क्वायर के। तो KSP की S की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिख लें भाई, तो KSP दे रखा है इसमें भाई, KSP की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -16 S स्क्वायर। तो कितना होगा बोलो, S आ जाएगा √6 इंटू 10 की पावर -16, तो वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, और 6 का आ जाएगा 2.45, इतने मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर ही मोलारिटी है, तो देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी 2.45 इंटू 10 की पावर -8 मोल पर लीटर, ये कंडीशन है। इसके बाद भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, भाई ये नए बच्चे ध्यान रखना जिनकी फीस जमा नहीं है भाई, कल शायद ना पढ़ पाए, जो 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं और फीस जमा नहीं करी, ये बात ध्यान दे लेना भैया। आज चेक करना है कौन 3-4 दिन से पढ़ रहा हो और फीस जमा नहीं करी। सेंटर पे जाके फीस जमा करा सकते हो, 1 मंथ की करा दीजिए, 2 की करा दीजिए, वो आपके ऊपर है। ये हो चुका भाई, चाहे सौरभ सर वाले सेंटर पे करा सकते हो या अमेरिकन पे, कोई से पे भी जाके करा सकते हो। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है अकाउंट में करा सकते हैं। हो चुका भाई। नेक्स्ट कंडीशन, प्रॉब्लम नंबर
हाँ भाई, ध्यान दीजिए जरा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर, नेक्स्ट बच्चे ने जो प्रॉब्लम पूछी है 29, 2.29। देखिए 2.29 में क्या है वो कंडीशन सुनिए। 2.29 की क्या कंडीशन है? अगर हम कंडीशन की बात करें 2.29 में क्या है, नलोरफिन। नलोरफिन एक्चुअली होता क्या है, जो नार्कोटर, ये कह सकते हैं नार्कोटिक यूजर्स होते हैं, यानी कि जो नशीला पदार्थ लेते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल्स जैसे कि मॉर्फिन, हीरोइन वगैरह यूज करते हैं, इसका मतलब क्या, अफीम वगैरह यूज करते हैं, उन्हें क्या होता है जब उनका ट्रीटमेंट यूज किया जाता है एकदम उन्हें उनकी डोज को बंद नहीं किया जाता, क्योंकि उससे बॉडी पर साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, तो उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम की जाती है। तो यहाँ कुछ ऐसी ही कंडीशन है, एक नार्कोटिक यूजर से, उस नार्कोटिक यूजर्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो किससे करें, नलोरफिन से, उसे नलोरफिन का अमाउंट दिया जाता है धीरे धीरे, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। सुनिए वो क्या है, नलोरफिन वाली कंडीशन समझिए है क्या। हाँ, नलोरफिन वाली कंडीशन पे ध्यान देना। 2.29 में क्या कंडीशन है, नलोरफिन similar to morphine is used in combat withdrawal symptom in narcotic users. Dose of naloxone generally given is 1.5 मिलीग्राम। तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो दिया जाता है 1.5 मिलीग्राम। सुन लीजिए भाई, नलोरफिन इतना दिया जाता है। अच्छा, सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट का मास है। जब किसी नार्कोटिक यूजर को नलोरफिन दी जाती है तो 1.5 मिलीग्राम दी जाती है, प्योर जो होती है। फिर आगे आपसे कहा कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10 की पावर -3 m एक्वस सोल्यूशन फॉर द एबेडोज। मास ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछा है इस डोज के लिए, जबकि मोलालिटी 1.5 into 10 की पावर -3 मोल पर केजी है। देखो भाई, मोलालिटी दे रखी है, मास ऑफ सोल्यूशन पूछा है, कैसे करेंगे। मास ऑफ सोल्यूट है आपके पास, नलोरफिन का प्योर, आप मास ऑफ सोलवेंट निकाल लो, तो क्या करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएं, मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये ग्राम में। तो सबसे पहले तो इसे ग्राम में बना लीजिए, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो अब देखो मोलालिटी है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, मास है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है भाई, किसका, नलोरफिन का, निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दे रखा है। नलोरफिन का मोलर मास आता है 311। अगर मोलर मास निकालना चाहें M2 किसका, नलोरफिन, फॉर्मूला है C19 H21 NO3। इसका अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएं तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, कितना है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला है उस, ये मोलर मास आता है 311 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास की जगह 311, W1 हमें चाहिए केजी में। अगर ग्राम में लेने हो इसे तो ग्राम में करना हो तो 1000 ऊपर कर सकते हो इंटू 1000। अब ये ग्राम में है तो ये ग्राम में आ जाएगा इंटू 1000, अगर हम ऊपर कर दें तो ये ग्राम में आ जाएगा। तो ग्राम में W1 कितना आएगा, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो W1 आ जाएगा डायरेक्ट 1000 अपॉन 311 इतने ग्राम। कितनी वैल्यू आएगी, 3 पॉइंट वैल्यू आती है इसके मास की 3.21 ग्राम, 3.21 ग्राम ग्राम। तो मास ऑफ डोज, मास ऑफ डोज, डोज का मतलब जानते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, W1 प्लस W2, W1 है 3.21 और वो कितना है भाई, उसे अगर एग्जैक्ट लिखो, ग्राम में लिखना है तो ये ग्राम में कितना आएगा 0.0015 ग्राम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0015, तो टोटल आ गया 3.2115 ग्राम। ये आपको याद रखना है, इतने ग्राम की डोज की हमें जरूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम,
हाँ, तनिष्का सिंह 23, 32, 24 और 33 आपने पूछा है। चलिए इन्हें बता रहा हूं मैं भी। देखिए भाई, मैंने बताया भी था 32, 33 तो मुझे करानी भी थी। 23 तो थियोरटिकल है, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता है। 23 थियोरटिकल है और इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है कब कौन सा बॉन्ड होता है। 23 को अगर हम आंसर की बात करें, इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना होता है कब कौन सा बॉन्ड होता है, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा सजेस्ट द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है, सुन लो जरा, देखो एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर पोलर है और पोलर में मिला रहे हो तो डाइपोल डाइपोल होगा। अगर कहीं ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो H बॉन्ड होगा, ये ध्यान देना। तीसरी कंडीशन, अगर नॉन पोलर है तो कौन सा बॉन्ड होगा, डिस्पर्जन फोर्स होगा, जिसे हम वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। देखिए इसमें आपसे पास ये पूछा है कि कब कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है। पहली कंडीशन दे रखी है एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन, एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन कौन सा फोर्स होगा। तो देखो भाई, एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन की बात करें, दोनों में क्या है, दोनों नॉन पोलर है। ये हेक्सेन हाइड्रोकार्बन है, एन ऑक्टेन भी हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड होता है लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। सेकंड का इसके बाद I2Cl4, I2Cl4 ये भी दोनों CCl4 दोनों कैसे होते हैं, नॉन पोलर है, इनमें भी डिस्पर्जन फोर्स, इसमें भी डिस्पर्जन फोर्स है दोनों में, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट NaClO4 एंड वाटर, सुन लो भैया, NaClO4 और वाटर। देखिए इसमें क्या है, वाटर पोलर है और ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयंस में टूटता है। क्योंकि आयंस में टूटता है तो इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। यहाँ आयंस है और ये वाटर है, तो इसमें कौन सा होता है, आयंस और वाटर। वाटर इज ए पोलर सोलवेंट, तो यहाँ होता है आयन डाइपोल, डाइपोल कहते हैं पोलर के लिए, और आयंस यहाँ है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद है फिर नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पार्ट दिया है यहाँ मीथेनॉल और एसीटोन। मीथेनॉल CH3OH है और एसीटोन है CH3COCH3। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में H बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है ये ध्यान रखना, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मीथेनॉल का HO के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसे H बॉन्ड भी कह सकते हैं, कभी कभी डाइपोल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। H बॉन्ड भी है यहाँ, और H बॉन्ड कुछ और नहीं है, डाइपोल का मॉडिफाइड फॉर्म होती है, स्पेशली हाइड्रोजन, तो डाइपोल भी मिल सकता है कुछ बुक में, वैसे सही है H बॉन्ड है। इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन या H बॉन्ड, बेस्ट है H बॉन्ड, ये ध्यान रखना, लेकिन कुछ बुक में डाइपोल भी दिया है। नेक्स्ट कंडीशन एसीटोनाइट्राइल E में CH3CN और दूसरा कंपाउंड है एसीटोन CH3COCH3। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें अगर हम कंडीशन की बात करें, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों पोलर हैं, और इनमें होता है डाइपोल तो हमें इनकी नेचर देखनी होती है। देखिए नेचर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा 11th वाला एक टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें डाइपोल मोमेंट, उसकी स्टडी करनी होती है। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता वो पोलर है। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर है, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता वो पोलर है, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर है, उसके अकॉर्डिंग है, ये आपको ध्यान, इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इसके बाद 24 में भी सेम कंडीशन है, बेस्ड ऑन द सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। एक बात बताइए, एन ऑक्टेन क्या है, एन ऑक्टेन है नॉन पोलर, 24 समझो भाई जरा, एन ऑक्टेन है नॉन पोलर,
एन ऑक्टेन ये है नॉन पोलर सोलवेंट, क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वे सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर सोलवेंट है, ये आपको याद रखना। एन ऑक्टेन नॉन पोलर सोलवेंट है। और नॉन पोलर सोलवेंट में कौन डिजोल्व होता है, तो नॉन पोलर सोलवेंट की हम बात करें अकॉर्डिंग टू लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होता है। तो यहाँ नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व होगा। अब कंडीशन है नॉन पोलर सोल्यूट कौन सा होगा, जो यहाँ डिजोल्व होता है वो हमें ध्यान से सुनना है। नॉन पोलर डिजोल्व होगा। अब वो नॉन पोलर कौन से हैं, तो यहाँ दे रखा है देखो, साइक्लोहेक्सेन, KCl अल्कोहल और मिथाइल साइनाइड। एक बात सुनिए भाई जरा, ये कंपाउंड है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, KCl, मिथाइल अल्कोहल और CH3CN एसीटोनाइट्राइल। देखिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट है ये, तो सबसे ज्यादा तो ये डिजोल्व होगा। साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा डिजोल्व होगा क्योंकि ये भी नॉन पोलर है। सबसे कम KCl होगा, ये आयनिक है, ये आयनिक है, सबसे कम ये नॉन पोलर है। अब इन दोनों में इसके अंदर क्या है, पोलैरिटी कम होती है, इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, तो ये कम सोल्यूबल होगा मीथेनॉल, और एसीटोनाइट्राइल ज्यादा सोल्यूबल होगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये ऑर्डर आता है इसका, सबसे ज्यादा सोल्यूबल साइक्लोहेक्सेन, उससे कम एसीटोनाइट्राइल, उससे कम मीथेनॉल और सबसे कम KCl। KCl आयनिक है और आयनिक कभी भी नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना। इसके बाद आपने प्रॉब्लम नंबर 32 और 33 पूछी है, जिनमें वन टू फैक्टर का यूज होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक को एक साइड से शुरू करना है, दूसरे तक जाना है, और दूसरे को दूसरी साइड से शुरू करके लाना है और पहले तक आना है। दोनों सेम है। एक प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ जो हार्ड है 32, ये मैं करा रहा हूँ। 32 और 33 में एक फर्क है, 33 आसान है वो डायरेक्ट होगी, 32 हार्ड है तो वो मैं पहले करा रहा हूँ। सुन लीजिए भाई, क्या कंडीशन है समझना जरा। तो ये थी कंडीशन 24 की। अब बात करते हैं 32। 32 में आपसे क्या कहा, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ गिवन क्या है। इसमें कहा हमें 32 में 10 ग्राम 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है। इसको हमने ऐड किया 250 ग्राम ऑफ वाटर में, तो मास ऑफ सोलवेंट 250 ग्राम है, इसमें डिजोल्व किया। फिर आगे का कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल TF आपसे पूछा है, साथ में KF भी दे रखा है 1.86 और KA दे रखा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कितना दिया है, 1.4 इंटू 10 की पावर -3 ये दे रखा है। तो जरा ध्यान से सुनिए, KA गिवन है, KA गिवन है, KF गिवन है और W2 W1 डेल TF ये आपसे पूछा है, तो ये ध्यान दीजिए है क्या। तो आपको ये याद रखना है, सुन लीजिए भाई इसमें क्या कंडीशन है, W2 W1 डेल TF KF के, ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। अब कैसे करेंगे समझिए जरा, केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट है, ये आपको याद रखना है। सुनना जरा भाई, इसमें W2 है, W1 है, डेल TF है, KF है, K ये कंडीशन है। आपसे डेल TF पूछा है, तो एक बात बताइए, अगर मैं डेल TF की बात करूं तो डेल TF होता है KF इंटू M, ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको पता है, मैंने एक बात बताई थी, अगर किसी न्यूमेरिकल में डिसोसिएशन, एसोसिएशन, आयनाइजेशन वर्ड आ जाए, डिसोसिएशन, एसोसिएशन या आयनाइजेशन वर्ड आ जाए, उस केस में क्या होगा, जब डिसोसिएशन, एसोसिएशन या आयनाइजेशन वर्ड आएगा, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें, ये ध्यान देना भाई, उस केस में हमें आई भी लगाना है, तो हमें यहाँ आई चाहिए। पहले तो मोलालिटी निकाल लो। अब मोलालिटी कैसे निकलेगी, W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg, W2 ग्राम में लेना है 10, मोलर मास निकाल सकते हो, मोलर मास इसका 122.5, मोलर मास 122.5 है और W1 है 0.25, इससे मोलालिटी की वैल्यू आती है और मोलालिटी है 0.326,
0.64 इतने मोल पर केजी, ये मोलालिटी आ गई। अब यहाँ ध्यान देना भाई, जब हम मोलालिटी की बात करते हैं तो मोलालिटी की वैल्यू तो आ चुकी। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें मोलालिटी के बाद चाहिए आई और के एफ। के एफ हमारे पास है, के एफ है 1.86 इंटू मोलालिटी 0.324 है। तो अब हमें किसकी जरूरत है? आई की। आई कैसे निकलेगा? ये मेन है। अब क्योंकि यहाँ के ए दे रखा है, के से अल्फा आ सकता है। कैसे? एक फॉर्मूला है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इसमें याद रखना, जब भी के की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी हो, जब भी के की वैल्यू 10 की पावर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी कहते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी, जब भी कभी के की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी हो, उसमें 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट सी अल्फा स्क्वायर यूज करते हैं। अब ये सी क्या है? सी कुछ और नहीं है, सी मोलालिटी को ही कहते हैं, ये आपको याद रखना। सी मोलालिटी को ही कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सी मोलालिटी को कहते हैं, ये हमें याद रखना है। सी और एम की कंडीशन। तो अब आप यहाँ वैल्यू यूज कर सकते हो। अल्फा कितना आएगा? के ए अपॉन सी, ये की ये आ जाएगा अंडर रूट, ये आएगा। अब के कितना है भाई? आपके पास के है 1.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन सी कितना है? सी की वैल्यू है 0.3264, अंडर रूट करना है, अल्फा आएगा। और इससे अल्फा की वैल्यू आती है, अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा की वैल्यू है भाई इसमें 0.065। अब अल्फा आ गया, अल्फा से आई निकलेगा, क्या करेंगे? देखो हमें कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CHCl COOH। जब ये वाटर में डिसोसिएट होता है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होता है प्लस H पॉजिटिव। इनिशियल मोल 100, फिर आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। आई किसके इक्वल होता है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। तो आई आ जाएगा यहाँ 1 प्लस अल्फा है 0.065, ये यहाँ पुट कर देंगे 1.065, डेल टी एफ आ जाएगा इतने केल्विन। तो ये प्रोसेस था इसका करने का। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए हमने कैसे किया इसे। हमने सबसे पहले एम निकाला और एम के बाद अल्फा, और अल्फा से फिर यहाँ पुट कर दिया। जो 33 है इसका रिवर्स है। 33 में क्या पूछा? पहले सुनो, 33 में सब कुछ दिया है, डेल टी एफ दिया है, के पूछा है। अब के कैसे निकलेगा? यहां से सोचिए, ये सबसे लास्ट में लगाएंगे, इन्हें चेंज करना है बस। डेल टी एफ का फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, के यहां लगाइए। के किसके इक्वल है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। पहले अल्फा निकालो, अल्फा निकलेगा इस फॉर्मूले से, और इसमें चाहिए हमें आई, आई निकलेगा इससे। तो यानी कि इसे रिवर्स कर दीजिए और कुछ नहीं, इस के को यहां लगा दीजिए और डेल टी एफ को पहले सी या एम निकाल लेंगे, फिर डेल टी एफ निकालेंगे, डेल टी एफ से आई आएगा, आई से फिर क्या करेंगे? अल्फा आएगा, और अल्फा से फिर के निकालेंगे। यानी कि रिवर्स कंडीशन है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है लेकिन रिवर्स है, ये आपको ध्यान रखना। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा कहते हैं, ये ध्यान देना। हाँ मुस्कान मित्तल। सर आपने बताया था 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट कर दिया, तो एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें याद रखना, कभी भी के की वैल्यू 10 की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -3 या उससे छोटी हो, तो हम वहाँ के को नेग्लेक्ट, यानी कि नीचे वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अल्फा को 1 मान लेते हैं उस बेस पर। थैंक यू सर। तो ये थी भाई कुछ प्रॉब्लम। अब भी अगर आपको लगे कुछ पूछना है तो कल फिर चलेगा बैच, कल फिर मैं कुछ और